जय हिंद। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 12 में इंटीग्रेशन के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो कोई भी इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम जब दिया रहे तो उस इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग किस तरह से सोचते हैं और ताकि उसके सॉल्यूशन तक हम लोग पहुंच सके, इन सभी बातों को हम लोग बिल्कुल बारीक तरीके से डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हालांकि इस वीडियो में जितने भी इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम लिए गए हैं आप लोगों का क्लास 12 जैक बोर्ड यानी झारखंड बोर्ड के मॉडल सेट से लिए गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम जब दिया रहता है तो हम लोग उसको किस तरह से सोचकर सॉल्व करते हैं। हालांकि यह सिर्फ झारखंड के बच्चों के लिए ही नहीं फ़ायदेमंद है, जो भी बच्चे क्लास 12 मैथ्स बनाते हैं सभी बच्चों के लिए यह उपयोगी है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला नंबर प्रॉब्लम हम लोग उठाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 मॉडल सेट जो है 1 का क्वेश्चन नंबर 8 जो कि सेक्शन बी का है। सेक्शन मॉडल सेट आप 1 उठाइए और उसमें जो खंड ब है, दूसरा खंड जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे तो ये आपको दिया गया है cos 4x dx दिया गया है। तो सबसे पहली बात है क्या कि कोई भी प्रॉब्लम आपका दिया रहे तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि क्या यह प्रॉब्लम डायरेक्ट फार्मूला से बन जाएगा। पहला हम सोचते हैं डायरेक्ट फार्मूला से बन जाएगा तो नहीं बनेगा। दूसरा हम लोग सोचते हैं कि क्या यह प्रॉब्लम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करने से क्या बन सकता है, फॉर्मूला पे आ सकता है। और आप जितने भी इंटीग्रेशन में जितने भी फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले को ठीक तरह से याद रखिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री में आप जितने भी फॉर्मूले को पढ़े हैं वो सारे अगर इसमें यूज करें तो क्या हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि इसका जो भी पार्ट आए वो इजीली इंटीग्रेशन हो जाए, डायरेक्ट फॉर्मूला पर चला जाए। बात समझ में आ रही है। उसके बाद तीसरा नंबर हम लोग यह सोचते हैं कि कोई एल्जेब्रिक फॉर्मूला, एल्जेब्रा में आप जितना भी फॉर्मूला पढ़े हुए हैं क्या उसको लगाने से ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सकता है, ये सोचना है हमको। और चौथा नंबर हम लोग को सोचना है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो शुरुआती दौर में आप लोगों को इतना सोचना है। अब इससे अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट मिलता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो रूल है वो बिल्कुल अलग है और इसमें 3-4 तरह के प्रॉब्लम है। उसके बाद आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आता है, इसमें भी आपका क्या कहते हैं 3-4 तरह के प्रॉब्लम है, इसको भी आपको दिमाग में रखना है। और यहाँ तो हमको दिख रहा है कि ये ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट है ना पार्शियल फ्रैक्शन है और हम लोग पढ़े हुए हैं स्पेशल इंटीग्रेशन। तो स्पेशल इंटीग्रेशन का चैप्टर ही निकाल के आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्पेशल इंटीग्रेशन का किस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम आप पहचानने के लिए जरूर जाने और अंत में हमारा डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है। डिफिनिट इंटीग्रेशन तो इन्हीं सभी प्रॉब्लम को ही अगर हम लिमिट में रख देते हैं तो डिफिनिट इंटीग्रेशन हो जाता है। शुरुआत हमको यहीं से करना है और कहीं से भी जैसे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को यूज करते हैं तो हमको पहुंचना है डायरेक्ट फार्मूला पर ही। एल्जेब्रिक फार्मूला को यूज करते हैं तो पहुंचना है हमको डायरेक्ट फार्मूला पर ही। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हैं तो हमको पहुंचना है डायरेक्ट फार्मूला पर ही। डायरेक्ट फार्मूला पर ही इसको लाना है। अब कैसे डायरेक्ट फार्मूला पे लाना है इस बारे में विचार करते हैं। यहाँ पर देखिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझ में नहीं आ रहा है कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर आप कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारा सी प्रॉब्लम को हम बना सकते हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं एल्जेब्रिक फार्मूला भी का इसमें बहुत अभी तो समझ में नहीं आ रहा है कि एल्जेब्रिक फार्मूला हम लोग यूज करें। एल्जेब्रिक फार्मूला कहने का मतलब a+b का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर, ये जरूरत पड़ेगी तो हम लोग यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन एक बच जाता है। इसके लिए हम लोग को समझ में आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन हम इसमें यूज कर सकते हैं। और क्या है कि हमको ये कोशिश करना है कि इसको डायरेक्ट फार्मूला पे लाना है, यानी कि इसको खंड खंड तोड़कर हमको ऐसा पार्ट बनाना है जो कि डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाए, इसको तोड़ के। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं इसके लिए, जैसे cos x का स्क्वायर है इसका होल स्क्वायर dx लिख दिए। उसके बाद हम लोग जान रहे हैं क्या cos स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं 1 + cos 2x/2 लिख सकते हैं। ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। तो यहाँ पे हमने वही किया 1 + cos 2x
का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ होल स्क्वायर है, यहाँ 2 है नीचे में, 2 का स्क्वायर होगा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 हमारा बाहर आ गया। अब देखिए इसको भी हम लोग और एक्सपेंड करते हैं, तो 1, ये अलजेब्रा का रूल यहाँ पे लग रहा है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x लिखेंगे, अब प्लस 2 इंटू कॉस 2x लिखेंगे, है ना, और ये आपका यहाँ पर dx हो जाएगा। अब इसमें आपको देख के समझ में आ रहा है कि इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं 1 को, और cos 2x के लिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, तो इस दोनों को हम लोग कुछ नहीं करेंगे छेड़ेंगे ही नहीं। अब ये इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो इसको और हम लोग ब्रेकअप करते हैं, तोड़ते हैं इसको, तो cos स्क्वायर 2x को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4x/2 लिख सकते हैं। ये आप ट्रिगोनोमेट्री में ये सारे फॉर्मूले को पढ़े होंगे। चूंकि मैं 11 पढ़ा रहा था तो उस समय बोल रहा था, और क्लास 12 में भी बोल रहा था कि भैया एक भी प्रॉब्लम को छोड़िए मत, सारा प्रॉब्लम को बनाइए 11 का। टीचर आपको कितना भी कहे कि अरे इसको छोड़ दो, अब तो 12 का समय आ गया है, 12 को बनाओ, नहीं, 11 को पूरा पढ़िए। तो ये चीज़ जो है हम इतना लिख सकते हैं, तो इसको 1 प्लस cos 4x/2 लिख दिए, अब प्लस 2 cos 2x हमने लिखा इसको, और dx है यहाँ पर आपका फिर से 1 है, और यह इंटीग्रेशन जो है 1/4 इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पर देखा जाए ये 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, यहाँ पर 1/2 है आपका, तो इसको 1/2x लिख सकते हैं। cos 4x के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, sin 4x लिख सकते हैं, ये sin 4x बाय क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं, जो भी x का कोफिशिएंट होता है उससे यह डिवाइड हो जाता है, और इसके साथ जो है cos 4x/2 है यहाँ पर, तो ये 2 भी यहाँ इसके साथ साथ ही चलेगा। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए 2 cos 2x है, तो इसको हम लोग sin 2x/2 लिख सकते हैं, और प्लस c तो हम लोग जोड़ेंगे ही, यहाँ 2 आपका कैंसिल हो गया। इस तरह से हमको क्या मिल गया, 1/4x प्लस 1/8x, है ना। अगर x प्लस 1/2x को आप ऐड करते हैं दोनों को, तो 3/2x होता है। ये दोनों को ऐड करके देख लीजिए, तो 3/2x, तो 3/2x के साथ जो है 1/4 आ गया। उसके बाद sin 4x के डिनोमिनेटर में 4 2 जा 8, 8 4 जा 8 चौके 32, 32 हो गया। उसके बाद हमारा ये 4 से मल्टीप्लाई, 1/4 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो sin 4x बाय आपका यह 4 मिल जाता है, प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा, 3/8x प्लस sin 4x/32, और ये आपका sin 4x, या सॉरी ये 2x है वहाँ पे, तो sin 2x/4। हम लोग लेते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन, मॉडल सेट 1 से सेक्शन बी का ही, तो इसमें इंटीग्रेशन x sin इनवर्स x बाय, और यह √1 माइनस x स्क्वायर dx। हमने सोचने के लिए कहा कि डायरेक्ट फार्मूला, सबसे पहले डायरेक्ट फार्मूला, तो भैया ये डायरेक्ट फार्मूला पर है ही नहीं। इसमें फिर दूसरा नंबर हम लोग सोचना है ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ट्रिगोनोमेट्रिक का कोई फार्मूला हम लगा के इसको इधर उधर करके क्या अलग अलग कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला पे ला सकते हैं, तो हमको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। उसके बाद क्या अलजेब्रिक फार्मूला का उपयोग करके हम क्या इसको डायरेक्ट फार्मूला पर ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। अब उसके बाद आता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आता है, तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको याद होगा, इंटीग्रेशन हमने शुरू से अंत तक RS अग्रवाल को बनाया है। अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो कहीं आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। हालांकि इंटीग्रेशन का जो है सारे कोर्स का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां देख सकते हैं। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का नियम क्या कहता है कि इसमें आपको 2 पार्ट मिलेगा, एक ऐसा पार्ट मिलेगा जो कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, इस फॉर्म में होगा, है ना, इस फॉर्म में होगा, एक फंक्शन होगा और फंक्शन का डेरिवेटिव रहे, चाहे डिनोमिनेटर में रहे, न्यूमरेटर में रहे, अंश में रहे या हर में रहे, इस तरह से आपको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए आप याद कीजिए कि साइन इनवर्स x को अगर हम लोग t पुट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव dt, उसके बाद साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस x स्क्वायर, और ये आपका क्या हो गया dx। डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यही ना होता है। तो ये पार्ट देखिए आपको मिल रहा है यहाँ पर मिल रहा है। ये आप ऐसे सोच सकते हैं इंटीग्रेशन, ये आपका साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x को t माने हुए हैं। उसके बाद जो है आपका dt के बदले में आप यहाँ पर
ऐसे कर सकते हैं dx बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस दोनों को एक साथ कर दिए, इसके बदले में t लिख दिए और एक x बचा हुआ है, तो यहाँ इसके बदले में हम लोग dt यूज कर सकते हैं, dt, और ये t हो गया, और यहाँ x के बारे में हमको सोचना है। x को क्या लिख सकते हैं, तो x को आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि साइन t इक्वल टू x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप लोगों को ये रूल याद होगा कि इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, तो x के बदले में हम लोग साइन t लिख दिए, इंटीग्रेशन हो गया। अब ये चीज़ जो है फिर ये एक नया इंटीग्रेशन का जन्म हो गया यहाँ पर। अब इसमें हम लोग शुरू से सोचेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ऐसे भी हमको दिख रहा है कि अगर दो फंक्शन हमको दिख जाए तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं हम लोग, तो फट से हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा देंगे इसमें, इसके आगे, और इसके लिए फॉर्मूला होता है आईलेट, यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन दूसरा फंक्शन होता है, अलजेब्रिक तीसरा फंक्शन होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक चौथा फंक्शन होता है, और एक्सपोनेंशियल जो है पांचवा फंक्शन होता है। तो सबसे पहले अलजेब्रिक हमको मिल रहा है, ये फर्स्ट नंबर का हो गया, ये आपका सेकेंड नंबर का हो गया। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहता है कि पहले फंक्शन को स्थिर रखिए, दूसरे फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर दीजिए, अब फिर उसके बाद डिफरेंशिएट कर दीजिए पहले फंक्शन को, है ना, अब फिर दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट कर दीजिए, यही कहता है। क्षमा करेंगे, यहाँ पर माइनस लेना है हमको, है ना। अब देखा जाए कि हम लोग यहाँ पर लिखते हैं t, साइन t डी टी, ओके, डी टी आपका t जो है वेरिएबल है यहाँ पर, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी होता है। अब माइनस लिख दिए हम लोग, इंटीग्रेशन डी टी बाई डी टी 1 हो गया, और यहाँ साइन टी डी एक्स का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा आपका माइनस कॉस टी हो जाएगा, और यह आपका डी टी हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर माइनस, इसको प्लस कर देता है, यह माइनस टी कॉस टी, ओके। अब फिर यहाँ माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, और उसके बाद आपका कॉस टी डी टी हो गया, ओके। अब उसके बाद माइनस टी कॉस टी लिखेंगे, अब प्लस, अब कॉस टी का जो इंटीग्रेशन होता है ये आपका साइन टी होता है। क्या होता है भैया, साइन टी होता है। अब प्लस टी लिख दे, प्लस सी लिख देना है हमको। अब टी का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स होता है। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बने हुए हैं, तो यहाँ पर हम लोग माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे, और ये कॉस साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे टी के लिए। अब फिर यहाँ पर साइन टी है तो साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे, अब प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख दिए, अब कॉस साइन इनवर्स एक्स, ये आपका कॉस साइन इनवर्स एक्स, तो इसको हम लोग कॉस इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। माफ करेंगे, इसको जो है आप लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं इस पर विचार कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, आप मान लीजिए कोई भी टर्म मान लीजिए, ये आपका जेड है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, साइन जेड हो गया। क्लियर है। अब देखिए कि अगर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट अंडर में हम कर दें तो 1 माइनस साइन जेड स्क्वायर जेड रूट अंडर हो जाएगा। अब ये हम नया चीज ले रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर जेड लिख सकते हैं रूट के अंदर में। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग सिर्फ कॉस जेड लिख सकते हैं। तो यानी कि अगर साइन जेड का वैल्यू क्या है हमारा x के बराबर है, तो cos z के रूप में अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। अब एक लाइन और हम इसमें बढ़ाते हैं, तब देखिए आसानी से क्लियर हो जाएगा। cos को आप जो है लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये आपका cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड हो गया। तो z का वैल्यू इतना भी लिखिए या इस z का वैल्यू आप इतना लिखिए, दोनों बात बराबर ही है। कहीं पर आपको अगर यह मिला हुआ है cos साइन इनवर्स x, तो cos को साइन इनवर्स x को cos में कन्वर्ट कर देते हैं हम,
कॉस इनवर्स में, तो यहाँ x के जगह पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और यहाँ साइन इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, प्लस सी। अब यहाँ पर देखिए माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस कैंसिल, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमने जो बताया आप इसको लिख कर कीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर एक बार देखने से समझ में नहीं आता है तो फिर दोहरा के इस पार्ट को देखिए, तब यहाँ का कंफ्यूजन आपका चला जाए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, और इस क्वेश्चन नंबर 10 को जरा देखिए। ये 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर e टू दी पावर 2x है। आप जो हैं ये सबसे पहले साबित तो हो गया कि इसमें दो तरह का फंक्शन आपको दिख रहा है, तो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट का है। अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट को आप गहराई से पढ़े हैं तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि उसी में आपने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था कि इंटीग्रेशन e टू दी पावर kx रहे और k इंटू फंक्शन रहे और प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव रहे। तो इस कंडीशन में हमारा क्या कहते हैं, डेरिवेटिव जो होता है e टू दी पावर kx fx होता है, इसका डेरिवेटिव ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूला से। अब यदि इसको ये चीज़ आपको याद नहीं आ रहा है, आप क्या करेंगे, तब ये क्या करेंगे आप जो है इसको सबको अलग कर लेंगे, यानी कि 1/x e टू दी पावर 2x माइनस 1/2x स्क्वायर e टू दी पावर 2x। इस तरह से दो गो इंटीग्रेशन आप बना लेंगे और इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए जो फॉर्मूला है उसको लगा दीजिए, तो आप वहाँ तक पहुँच जाइएगा अगर आपको याद नहीं आता है तो। लेकिन यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला आपके समझ में है और प्रायः ये देखिएगा e टू दी पावर कुछ भी रहे 2x 3x 4x कुछ भी रहे, तो आप प्रायः आप देखेंगे कि इस फॉर्मूले पर ही वह आता है। आपको बहुत हार्ड प्रॉब्लम यहाँ आप लोगों को देने के लिए नहीं जा रहा है जैक बोर्ड। बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पर हम इसको चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं e टू दी पावर 2x 1/x, इसका इंटीग्रेशन हो गया। और यह जो वैल्यू है 1 से लेके कहाँ तक 2 तक है, इसमें हमको कांस्टेंट से कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ पर e टू दी पावर 4x हो गया आपका, अब बाय कितना हो गया 2 हो गया, माइनस e टू दी पावर 2x बाय कितना हो गया 1 हो गया। अब इसमें आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, e टू दी 1/2 कॉमन ले लीजिए, 1/2 अगर कॉमन ले लिए तो e टू दी पावर 4x सिर्फ बच गया, माइनस 2e टू दी पावर 2x बच गया। यही आपका इंटीग्रल हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग समझ रहे होंगे। और इसको जरा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 1/2 e टू दी पावर 2x निकाल लिए, एक e टू दी पावर 2x हो गया एक हमारा, अब माइनस क्या हो गया 2 हो गया। इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं। आप कम से कम इंटीग्रेट कर दिए तो आपको यहीं पर फुल नंबर मिलने की चांस बन जाती हैं। आप के मन में यह प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि सर कैसे पता करेंगे कि ये लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है। तो कम से कम आप इंटीग्रेट कर दीजिए फाइनली, उसके बाद जो है सारे बंधन से, यहाँ तो बहुत सारे बंधन हैं, सारे बंधन से ये मुक्त होके यहाँ पर तक आ जाए, बस यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखिए दिया गया है इंटीग्रेशन π/6 से लेकर π/3 dx बाय 1 प्लस रूट अंडर 10x dx दिया गया है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन में जाएंगे। किस में जाएंगे? प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन में। थोड़ा सा अगर आप RS अग्रवाल प्रॉब्लम को बनाए हैं, सारे प्रॉब्लम को बनाए हैं, तो निश्चित रूप से आपको याद आ गया होगा कि इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेना है। ये आपका इंटीग्रेशन π/6 हो गया और ये π/3 dx बाय 1 प्लस इस 10x को हम लोग रूट साइन x बाय रूट कॉस x लिख सकते हैं। इसके साथ प्लस 1 है, यहाँ पर एलसीएम ले लिए रूट कॉस x को, तो यह रूट कॉस x हो गया और प्लस रूट साइन x हो गया। ये चीज़ आ गया आपका किसके लिए, किसके लिए, इसके लिए आप इतना लिख सकते हैं। अब ये रूट कॉस x जो है आपका ऊपर चला जाएगा, dx के साथ आ जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इसको रूट कॉस x dx लिखेंगे और नीचे में जो है आपका रूट कॉस x प्लस रूट साइन x। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम आप लोग बनाए होंगे
क्या एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि अगर इंटीग्रेशन a से b fx dx रहे तो इसको इंटीग्रेशन a से लेकर b तक fa प्लस b माइनस x dx आप लिख सकते हैं। यानी कि दोनों लिमिटिंग वैल्यू को ऐड करके उसमें वेरिएबल को माइनस कर दीजिए, तो ये आपका एक प्रॉपर्टी होता है। इस प्रॉपर्टी को आप लोग पढ़े हैं, है ना, इंटीग्रेशन में। क्लियर है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन में। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो भी वैल्यू दिया गया है उस दोनों को हमको ऐड कर देना है। ऐड करना है कहने का मतलब π/6 प्लस π/3, यहाँ तो ऐड करके ही आता है। अब π/6 प्लस π/3 अगर करके देखते हैं तो ये हमको मिलता है, कितना मिलता है भैया, ये मिलता है हमको π/2 मिलता है। कितना मिलता है, π/2 मिलता है। तो काहेल हम दोनों को लिखेंगे, इसमें क्या कर देंगे कि इंटीग्रेशन π/6 से लेकर π/3 तक लिखेंगे और यह cos रूट अंडर cos π/2 यानी कि दोनों का सम माइनस x है ना, अब बाय रूट अंडर cos π/2 माइनस x लिखेंगे। अब फिर साइन π/2 माइनस x लिखेंगे और ये आपका dx हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ से हम लोगों को एक चीज़ छोड़ दिया हमने, लेट i इक्वल टू ये मान लेना है। i का वैल्यू जो है आपका ये भी है, और अगला जो है i का वैल्यू हमको मिलता है इंटीग्रेशन π/6 से लेकर π/3 तक। उसके बाद यहाँ रूट अंडर cos π/2 माइनस एक्स को साइन x लिख सकते हैं हम लोग, cos π/2 माइनस एक्स को साइन x लिख सकते हैं, और साइन π/2 माइनस एक्स को हम लोग cos x लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को दूसरा बना देना है और इस इक्वेशन को पहला इक्वेशन मानना है। यानी कि यह भी जो है i के ही बराबर है और यह भी पार्ट जो है i के ही बराबर है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों i को ऐड कर देते हैं, i प्लस i, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिए। तो ऐड करने के लिए हम क्या ध्यान से देखना है, यहाँ पर देखिए कुछ हम शॉर्टेज करेंगे इस स्टेप में। इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर, इसी के इंटीग्रांट को हम लोगों को ऐड करना है। तो इस दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम सबसे पहले ये आपका रूट साइन x हो गया और ये आपका रूट कॉस x हो गया। दोनों का सेम है तो ऊपर पे जो भी वैल्यू है आपका वो हूबहू उतर जाएगा, कहीं कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें। ओके, और यह π/6 से लेकर π/3 तक रह जाएगा। ये दोनों कट जाते हैं, आपका दोनों क्या होता है, कट जाता है, बच जाता है 1, सिर्फ 1 बच जाता है। 1 का इंटीग्रेशन x होता है और x का जो लिमिटिंग वैल्यू है आपका π/6 से लेकर π/3, यानी कि π/3 माइनस π/6 इक्वल टू कितना हो गया, एलसीएम इसका 6 हो गया, 2π माइनस पाई यानी कि π/6 ही आता है। और इधर देखिए यहाँ पर आपका 2i है, तो 2i इक्वल टू π/6 निकला। देयरफॉर i इक्वल टू कितना लिखेंगे, π/12 लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, π/12 लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा आपका इंटीग्रेशन का सारा प्रॉब्लम का कलेक्शन। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। जय हिंद, जय